Jai Jagannath. Welcome to LCC. Okay. Wish you all of you a happy Teachers Day. एंड आज के दिन में मेरे जो सारे टीचर हैं मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं का ही देन हूँ और उन्हीं का नॉलेज मैं आज तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. ओके. तो मेरे सारे टीचर को मैं दोनों हाथ से प्रणाम कर रहा हूँ. ओके. और मैं इनके चरणों में सारा जीवन कृतज्ञ हूँ. ओके. उन्होंने जो पढ़ाया मेरे को, मैं उनके लिए सारा जीवन कृतज्ञ हूँ. ओके. Okay, welcome to all of you again. Okay, today we will discuss about the major topic. Okay, that is mutual fund. What is mutual fund? Mutual fund क्या है? बोलिए, म्यूचुअल फंड क्या है? देखिए, नॉर्मली इन इंडिया आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. ये इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को नॉलेज नहीं है सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में. तो ये वो क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल है उन्हीं के पास जाते हैं. तो वो प्रोफेशनल बॉडी चार्ज करते हैं हायर अमाउंट. तो वो एक नॉर्मल सा आदमी है, वो दे ही नहीं सकता है. ओके. वो फंड मैनेजर के पास जाता है, वो बोलता है कि सर हमें इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना है. तो वो फंड मैनेजर और जो वेल्थ मैनेजर होता है वो बहुत सारे अमाउंट उनको चार्ज करता है. तो वो आदमी के लिए इतना अमाउंट देना पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पा रहा है. तो वो क्या करे, ऐसे ही मतलब दुख में चिंता में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाता है. तो हर कोई चाहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन हर किसी की बस के बात में नहीं है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो करेंगे कैसे? तो वो क्या होता है, वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है. ओके. म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होता है, उनका एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, वो मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड. अच्छा, वहाँ पर क्या होता है, जो भी आदमी है वो सिर्फ जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, और कंपनी ने उनको बोलता है ठीक है अब कितने पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है. तो वो बोल रहे हैं सर मैं 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. ठीक है, वो 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहा है. फिर अच्छा, वो कितने टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो उनके हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट करना है. अगर वो बच्चा है तो वो कई सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है. अगर वो रिटायर्ड पर्सन है वो तो कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है. अगर वो यंग है तो भी बहुत सारे के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ their needs they can invest for the term period. Okay. तो म्यूचुअल फंड रेगुलेट कौन कर रहा है? म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट कर रहा है, और आमफी एक ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, वो भी रेगुलेट कर रहा है. ओके. लेकिन प्राइमरी रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी है. अच्छा, तो म्यूचुअल फंड क्या है? अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया है, और उन इकट्ठा पैसा को संभालने के लिए एक फंड मैनेजर चाहिए. वो क्या होगा, वो अपने दिमाग से, और वो प्रोफेशनली ट्रेंड है और वो प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो सारे के सारे पैसा को एक मतलब वेरियस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है. ओके. अच्छा, जो वेरियस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो मतलब सारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनका कुछ एसेट होगा, अच्छा कुछ लायबिलिटी होगा. तो अच्छा, एक कंपनी है, उनका सारा पैसा इकट्ठा किया है, तो एसेट हो गया 5 लाख. ओके. 5 लाख हो गया, एसेट हो गया, टोटल एसेट हो गया 5 लाख. टोटल लायबिलिटीज हो गया 2 लाख. देन नेट एसेट इक्वल टू हाउ मच? नेट एसेट्स इक्वल टू 3 लाख. नेट एसेट हो गया 3 लाख. ओके. अभी क्या होगा, नंबर ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट होता है. अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, सपोज बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उनका कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट अगर होता है ये कुछ अमाउंट होता है, ओके, एजम्पशन बेसिस में वो कुछ ये कुछ हो रहा है, ओके, वो कुछ अमाउंट हो रहा है, तो क्या होगा, वो यूनिट्स में आएगा, कितने यूनिट्स होगा वो आएगा। ओके, कई सारे लोग इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में देखते हैं, तो वो टोटल यूनिट्स आएगा। ओके, अच्छा, अभी क्या होगा, आपको यूनिट अलॉटमेंट हो गया है, अच्छा, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो कैसे पता चलेगा। अच्छा, वो जो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट होगा तो वो यूनिट्स में आएगा। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, आपको अलॉटमेंट हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपये, अभी यूनिट्स का जो NAV प्राइस है, यूनिट का प्राइस को बोलते हैं NAV प्राइस, NAV प्राइस में 10 रुपये, तो आपको कितना यूनिट मिलेगा, 10,000 डिवाइड बाई 10, आपको 1,000 यूनिट मिलेगा। ओके, 1,000 यूनिट आपको मिलेगा। अच्छा, वो कैसे होगा, जब आपको 1,000 यूनिट मिलेगा तो वो क्या होगा, अच्छा, आपका पैसा म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है कई कई कंपनी में, अच्छा, जो जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर आपका वैल्यू भी मतलब बढ़ रहा है, कभी कभी गिर रहा है, तो वो भी अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, द यूनिट प्राइस, ओके, यूनिट प्राइस 10 रुपये हो रहा है, वो बढ़ बढ़ के 11, 12, 13, 14 ऐसे हो सकता है, और वो गिर भी सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो हो गया, हमको यूनिट कैसे मिलता है। NAV क्या है, NAV क्या है, NAV क्या होता है, इनका एक प्राइस होता है, आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड जो कंपनी जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो आपको कितना यूनिट दिया है और यूनिट का प्राइस कितना है, उनको बोलते हैं NAV। ओके, अच्छा, यूनिट्स हुआ है, NAV हुआ है। अच्छा, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, जितना आपका NAV प्राइस से मतलब इंक्रीज हो रहा है उतना आपका प्रॉफिट हो रहा है, और जितना डिक्रीज हो रहा है उतना लॉस हो रहा है। ओके, नॉर्मली इन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड ऑलवेज प्रोवाइड्स प्रॉफिट्स। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड हमेशा प्रॉफिट ही दे रहा है। अच्छा, तो व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द म्यूचुअल फंड। अच्छा, द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर, नंबर 1, advantages of the mutual fund. Advantages of the mutual fund. What are the major advantages of the mutual fund? Number 1, it is managed by professionals. That's why it is called professional management. देखो क्या हो रहा है कि एक आम आदमी जितना उनका दिमाग है, जो प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन है उनका दिमाग कई ज़्यादा है। ओके, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आर मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज एज्यूम दैट दे कैन अर्न मोर एज कंपेयर टू ए लेमैन, दैट्स व्हाई it is the main benefit to the investors of the mutual fund company who invest in the mutual fund, because the total mutual fund is managed by the professional bodies. Okay, next, diversification. Okay, अच्छा, अगर एक बंदा है जो जिनके पास कुछ पैसा है, अगर वो चाहे तो एक कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो क्या होगा, बढ़ सकता है तो बढ़ सकता है, गिर सकता है तो गिर सकता है, तो देयर इज ए चांसेस ऑफ रिस्क मोर। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है,
आपका जो टोटल पैसा है वो कई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, जब कई कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है तो वो होता है, क्या होता है, रिस्क अमाउंट मतलब वेरी वेरी नॉमिनल होता है। तो द म्यूचुअल फंड मेंबर्स कैन गेट द एडवांटेजेस ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट होता है रिटर्न पोटेंशियल। रिटर्न पोटेंशियल as compared to the fixed deposit and saving deposit and other term deposit, mutual fund provides maximum benefit to their members. Next, it's very low cost. Only the fund managers of the mutual fund charge a very low amount for their management, and except this there is no cost for the mutual fund administration. Next, liquidity. Mutual fund units can be easily bought and sold in the stock exchange. That's why it's very easy to liquidity. And last one is the transparency. Transparency. Whatever going on in the mutual fund, you can easily know it, you can easily see it. Okay, what is the total investment amount, what is the NAV price, what is the total units you got, that is the total transparent manner. So these are the advantages of the mutual fund. Besides the advantages, there are some disadvantages too in the mutual fund. What are these? These are, as a new person or a person who manages the mutual fund, sometimes he may be biased too, because we all are human beings. अच्छा, अगर वो कभी भी गलती करेगा तो क्या होगा, हमारे पैसा ही डूबेगा, तो इसलिए वो एक डिसएडवांटेजेस है। और क्या होता है, हमारा पैसा वो सिर्फ मैनेज करने के लिए उसको कुछ देना पड़ेगा, वो भी हो गया डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हमें पैसा देना होगा। ओके, नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड में नॉर्मली बहुत सारे रिस्क भी होता है। कैसा रिस्क होता है, अगर मार्केट में मंदी आता है तो क्या होता है, वो मार्केट गिर सकता है, मार्केट गिर सकता है तो हमारा पैसा भी गिर सकता है, मार्केट बढ़ सकता है तो हमारा पैसा भी बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क एसोसिएटेड होता है, ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो इसलिए टीवी में लिखा होता है कि बहुत सारे ऐड आता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिकॉज it is totally, the total investment in the mutual fund are normally invested in the various shares of the company. That's why all the shares are traded in the market. That's why it is called mutual funds are subject to market risk, because if the stocks of the company will increase, your NAV price will increase. If the stocks of the company will decrease, then your NAV price also it will decrease. These were the total advantages and disadvantages of the mutual fund. Now we will discuss what are the types of mutual funds are there on the basis of operation and management. Okay, types of mutual fund. Types of mutual fund. What are the major types of mutual fund are there? Okay, number one, open-ended mutual fund. Open-ended mutual fund. Open-ended mutual fund क्या होता है? These type of mutual funds are easily bought and easily sold in the stock market. Okay, there is no time period or there is no lockout period, lock-in period to hold the mutual fund. You can buy today, you can sell after some time.
ओके, तो देर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड। दीज टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर कॉल्ड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ओके, मतलब कभी भी तुम मतलब खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। ओके, तो दीज टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर कॉल्ड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। नंबर 2, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ओके, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होता है? अच्छा, अभी तुम वो खरीद लिया तो उनका कोई लॉक इन पीरियड होता है। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड यू कैन सोल्ड इट। ओके, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में तुम कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में तुम आज तो खरीद लिया लेकिन बेचोगे तब जब कंपनी चाहेगा, और तुम्हें जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक इन पीरियड के बाद ही तुम बेच सकते हो। नेक्स्ट होता है ग्रोथ स्कीम। ग्रोथ स्कीम म्यूचुअल फंड। ग्रोथ स्कीम म्यूचुअल फंड क्या होता है? इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड है उनके कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कैसे? अच्छा, जो रिटर्न आता है फिर कंपनी ने री इन्वेस्टमेंट कर सकता है, करके फिर आपका जो NAV प्राइस है वो बढ़ सकता है। ओके, अगर ऐसा होता है कि कंपनी का जो NAV प्राइस है अभी 10 रुपये चल रहा है। ओके, आप लोग अच्छे से वो समझिए क्योंकि वो म्यूचुअल फंड है जो मेजर टॉपिक है और हर लोगों को चाहिए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं उनका कैपिटल एप्रिसिएशन हो, वो रिच बने। ओके, खूब कम दिन में रिच बनना है तो म्यूचुअल फंड आपको हमेशा के लिए मतलब अच्छे से तरीके से जानना होगा। ओके, अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, ग्रोथ स्कीम। ग्रोथ स्कीम क्या होता है? अच्छा, मानो कि अपना जो NAV प्राइस है अभी 10 रुपये चल रहा है। ओके, अच्छा, इसी साल के मार्केट के तहत से वो गिर सकता है, बढ़ सकता है। अच्छा, वो सपोज इंक्रीज होकर 12 रुपये हो गया है। ओके, अभी क्या हो रहा है? 12 रुपये तो हो गया है। अच्छा, इसी साल के कुछ कंपनी ने, हमारे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो कुछ डिविडेंड रिसीव किया है सारे कंपनी से। कौन? जो हमारे पैसा जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, देखो मैं एग्जांपल के तरीके से समझा रहा हूँ। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख, और कोई इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख, और कोई इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख, और कोई इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख, तो हमारा पैसा कितना हो गया? 7 लाख। 7 लाख रुपए हमारे फंड मैनेजर कई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। उनके कंपनी से हमारे इंक्रीज डिक्रीज होने से शेयर प्राइस, हमारा तो NAV प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अभी क्या होगा? वहां से हमको कुछ डिविडेंड भी वो फंड मैनेजर रिसीव करेगा। तो वो क्या होगा? वो तो कैसे, हमको तो देना ही नहीं होगा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है ग्रोथ स्कीम में। तो वो क्या करेगा? ये पैसा यहाँ पर एडिशन हो जाएगा तो हमारा NAV प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ग्रोथ स्कीम में क्या होता है? आपको डायरेक्टली कुछ पैसा नहीं मिलेगा, आपका NAV प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, जो डिविडेंड पैसा और जो बाकी जो इंटरेस्ट में कुछ है, सारे के सारे पैसे जो आपने रिसीव किया है फंड मैनेजर के तरफ से, वो क्या होगा? आपका NAV प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हो गया, वो सिंपली दूसरा वाला है, सिर्फ उल्टा है। क्या होता है? ग्रोथ के बाद वो होता है इनकम स्कीम। इनकम स्कीम म्यूचुअल फंड। वो क्या हो रहा है? इनकम स्कीम म्यूचुअल फंड में आपका जो NAV प्राइस होता है वो तो कुछ मतलब धीरे धीरे से इंक्रीज होगा, फिर आपको एक फिक्स्ड रिटर्न ऑन द पीरियडिकल बेसिस आपको मिलता रहेगा। ओके, अच्छा देखो, आपका ये 10 रुपये है। अच्छा, ये तो कुछ इंक्रीज होगा ही होगा, फिर एवरी पीरियड यू विल गेट रिटर्न। ओके, ग्रोथ स्कीम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अपना जो NAV का कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। यहाँ पर इनकम में आपका क्या हो रहा है? ये NAV प्राइस है लेकिन आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा पीरियडिकल बेसिस में। अच्छा, ये हो गया। और एक होता है बैलेंस्ड स्कीम। बैलेंस्ड स्कीम म्यूचुअल फंड में क्या होता है? आपको मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा और कुछ पैसा फिक्स्ड रिटर्न में भी मिलेगा, ओके, दीज आर द बैलेंस्ड स्कीम।
देन नेक्स्ट वन इज द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड स्कीम। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड स्कीम, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड स्कीम वो क्या होता है? अच्छा, वो म्यूचुअल फंड में जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और वहां से रिटर्न जो आएगा आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रिटर्न बहुत ही मिनिमम है क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, हैंस द रिटर्न इज वेरी वेरी मिनिमम एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है। नेक्स्ट और क्या होता है? टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड। टैक्स सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में क्या होता है? यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 80C के अंदर आपको डिडक्शन भी मिलेगा 1,50,000 तक। और लेकिन यहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट करिए ही मत, ओके? मैंने करके फंस गया था, 3 साल लगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब रिटर्न यहाँ से मतलब निकालने के लिए, ओके? मैंने 2018 में इन्वेस्टमेंट किया था, 21 हो गया और आज तक तो और भी 10-15 हज़ार बाकी है वहाँ से निकालने के लिए, ओके? इसलिए कभी भी लाइफ में, वो मेरा पर्सनल सजेशन है, एक्सपीरियंस है, टैक्स सेविंग स्कीम में कभी भी फंसना ही मत, क्योंकि वहाँ पर अगर एक बार फंस गए तो 3 साल तक आपका पैसा यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, लेकिन रिटर्न तो आएगा, लेकिन कई इमरजेंसी में भी आप वहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बहुत ही डिसएडवांटेजेस है, ओके? लेकिन रिटर्न तो आएगा ही, लेकिन बहुत ही मतलब ये अच्छा नहीं है टैक्स सेविंग स्कीम में, क्योंकि आप वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट कर लिए तो 3 साल के लिए बैठे ही रहोगे, मतलब कुछ रिसीव ही नहीं कर पाओगे कि कुछ कर ही नहीं पाओगे, ओके? इसलिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, वहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट करिए ही मत। आपका जो, अच्छा आप चाहोगे कि अच्छा तो हम टैक्स मैनेजमेंट के बहुत सारे प्लान है, लेकिन यहाँ पर फंसना मत, कभी भी फंसना मत टैक्स सेविंग प्लान में, ओके? क्योंकि यहाँ पर लॉक इन पीरियड 3 साल है, 3 साल तक आपने उस पैसा को छू भी नहीं सकते, ओके? इसलिए लोग क्या करते हैं बेचारे, अगर कोई बोल लिया कि अच्छा भाई टैक्स सेविंग प्लान है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो बेचारे भोले वाले लोग होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर 3 साल के लिए ऐसे ही रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर फंसना ही मत कभी भी टैक्स सेविंग प्लान में कि अच्छा मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो करने से क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कत है, 3 साल तक मतलब ऐसे क्या बताएं, ये वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्या होता है? स्पेशल स्कीम होता है, स्पेशल स्कीम होता है, स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड। वो क्या होता है? इंडेक्स फंड होता है, वो सेंसेक्स एंड निफ्टी के जो इंडेक्स फंड होता है उसके कुछ मतलब म्यूचुअल फंड आ रहा है, वहाँ पर भी तुम कर सकते हैं। वहाँ पर रिटर्न कैसे मिलेगा? वो जो इंडेक्स का जो रिटर्न है उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स which are provided by the mutual fund companies or to the public। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम? वो तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, म्यूचुअल फंड कौन कौन कंपनी है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड कई कंपनी से जो कि म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए कई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी है। अच्छा, तो पहले मतलब वो समझिए कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज मीन्स those companies which are majority owned and majority of shares controlled and managed by the central government or state government or both, okay? पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड मतलब गवर्नमेंट के जहां पर मेजोरिटी स्टैक है उनको बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड में कौन कौन आ रहा है? पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड में कौन कौन आ रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, फिर कानरा
कानरा बैंक, कानरा रोबिको म्यूचुअल फंड, फिर LIC म्यूचुअल फंड, फिर UTI म्यूचुअल फंड. These are the companies which provide the mutual fund services by the public sector. Okay, there are too much companies are there which provides mutual fund through private sector mutual fund. What are these? They are Reliance Mutual Fund, Axis Mutual Fund, HDFC Mutual Fund. It is the one of my favorite म्यूचुअल फंड है जो HDFC कंपनी के, एक्सिस कंपनी के भी है. HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ओके, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड. देयर आर सो मेनी प्राइवेट सेक्टर्स आर देयर व्हिच प्रोवाइड्स द म्यूचुअल फंड सर्विसेज इन इंडिया. ओके, अच्छा, तो ये तो सब हमने सर सुन लिया. तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ये तो सारे आपने बताया अभी तक फंडामेंटल क्लासेस है, जो मतलब फाउंडेशन चीज़ है. वो तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे? अच्छा, देखिए, थोड़ा सा मतलब पेशेंस बनाए रखें. मैं आज आपको मतलब हर किस्म के डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके आपका, तो इसलिए पेशेंस थोड़ा बनाए रखें. अच्छा, ये हो गया कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या है, म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या है, म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस क्या है. फिर म्यूचुअल फंड में कोई कोई कंपनी है, इसके बारे में हमने जान लिया. अच्छा, तो म्यूचुअल फंड में करेंगे कैसे? अच्छा देखिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ. म्यूचुअल फंड क्या होता है? दो टाइप के म्यूचुअल फंड हो रहा है. ओके, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है ग्रोथ प्लान. हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में अप्लाई करिए. ओके, एक होता है ग्रोथ प्लान और एक होता है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में क्या होगा, आपका ब्रोकरेज कुछ नहीं लगेगा. आपका जो प्रोसेसिंग मतलब जो मैनेजमेंट चार्जेस होगा वो बहुत ही कम होता है. मतलब बहुत ही कम कैसे? 0.30%, 0.50% ऐसा होता है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का. लेकिन जो ग्रोथ प्लान होता है वो बहुत सारा होता है. इसीलिए जब हम पहले इन्वेस्टमेंट किए थे वो ग्रोथ प्लान में कर दिए थे. लेकिन हमको पता ही चला उसके 2-3 साल पहले, 2-3 साल बाद में कि डायरेक्ट प्लान होता है. और डायरेक्ट प्लान क्या होता है? वो जीरोधा ही देता है. ओके, जीरोधा म्यूचुअल फंड क्या होता है? वो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट प्लान है. ओके, डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान. तो क्या होता है वहाँ पर ब्रोकरेज मतलब कुछ लगता ही नहीं. ऐसे मतलब कुछ मतलब वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट है. जो डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं वो जीरोधा में अकाउंट खोलिए. ओके, अच्छा, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए मतलब डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है. लेकिन डीमैट अकाउंट अगर जीरोधा का कॉइन है, जीरोधा एक डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर है. ओके, ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज फार्म है. वो क्या होता है इंडिया के नंबर 1 जो मतलब कम पैसा में मतलब कम ही ब्रोकरेज में वो ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि जीरोधा में फ्री में अकाउंट खोलें और जो चार्जेस है वो मिनिमम रहता है और जो अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस है वो शायद 200 से या 300 होगा, आप लोग वहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं. और लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में है. अगर यहाँ से आप कॉपी करेंगे तो वो लिंक को फॉलो करेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा. फिर आपका जीरोधा के कॉइन खोलिए, फिर वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं जीरोधा में. ओके, जीरोधा के अकाउंट खोलने से चार्जेस होगा 300 के पास ईयरली चार्जेस होगा और जो म्यूचुअल फंड चार्जेस वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा. ओके, म्यूचुअल फंड के जो ये होगा मतलब ग्रोथ प्लान में आपको बहुत सारे चार्जेस देना पड़ता है, डायरेक्ट प्लान में पूरा तरफ फ्री हो जाएगा वो पूरी तरफ. ओके, अच्छा, अभी मैं बताता हूँ. हाँ, अभी मैं क्या बताना चाहता था, जो डायरेक्ट प्लान हो गया और ग्रोथ प्लान हो गया. अच्छा, वो चलो कंप्लीटेड. फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे? ओके, अच्छा, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपलसरी डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए. ओके, आप डीमैट अकाउंट खोल के कर सकते हैं
नहीं खुल के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसे करना अच्छा है? मतलब जीरोधा के कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा है। मैं तो जीरोधा के कॉइन में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लो चार्जेस है और डायरेक्ट प्लान में कुछ भी ब्रोकरेज है ही नहीं, मैनेजमेंट चार्जेस ही है। ओके, इसलिए बहुत ही अच्छा है कि आपने जीरोधा में अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलें। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चार्जेस होगा वो मिनिमम चार्जेस होगा, और जो डायरेक्ट प्लान है उनका तो चार्ज ही नहीं है कुछ म्यूचुअल फंड के वो। ओके, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आगे जा सकते हो। ओके, खोल सकते हैं। अच्छा, अभी क्या होगा सर, हम करेंगे तो म्यूचुअल फंड में, लेकिन उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है? अच्छा, रिस्क क्या है, कौन सा, कितने टाइप के फंड है? अच्छा, देखिए, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फंड्स। ओके, दैट इज लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप पहले मैं बता देता हूं कंपनी के, मिड कैप, स्मॉल कैप। पहले कंपनी के बारे में बता देता हूं, फिर फंड के बारे में बताऊंगा। लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। जो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5000 करोड़, उनको बोलते हैं हम स्मॉल कैप कंपनी। जो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5000 करोड़, उनको बोलते हैं हम स्मॉल कैप कंपनी। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है, तो हम उनको बोलते हैं मिड कैप कंपनी। जो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो उनको बोलते हैं हम लार्ज कैप कंपनी। अच्छा, तो वो क्या हो रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा आएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसा आएगा कि द कंपनी, सपोज एचडीएफसी कंपनी है, एचडीएफसी कंपनी है, उनका हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एचडीएफसी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, तो वो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लियर? तो अच्छा, जो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है, तो वो थोड़ा रिस्की होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा रिस्की होता है। मिड कैप मतलब मीडियम साइज कंपनी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा रिस्क, थोड़ा सेफ। लार्ज कैप कंपनी में वो बहुत बड़े कंपनी होते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सेफ है। अच्छा, तो रिटर्न भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पर थोड़ा कम रिटर्न आएगा। मिड कैप से, लार्ज कैप से, मिड कैप से ज़्यादा रिटर्न आएगा, मिड कैप से कंपैरिजन से स्मॉल कैप से ज़्यादा आएगा। तो करें कैसे, मतलब चूज कौन सा करें? स्मॉल कैप कंपनी चूज करें, या मिड कैप कंपनी चूज करें, या लार्ज कैप कंपनी चूज करें? अच्छा, देखिए ध्यान से सुनिए। नॉर्मली द पर्सन्स who are below 30 years, they should choose the small cap company. My personal, I feel how in this sector there is a heavy risk and too much return too. ओके, बहुत सारे रिटर्न भी है, इसलिए वो थोड़ा रिस्क होता है, वो हाई रिस्क होता है। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हाई रिस्क है, क्योंकि वो छोटे छोटे कंपनी है, कभी भी वो डूब सकते हैं, कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बड़ा रिस्क होता है, तो इसलिए हाई रिस्क है। अच्छा, मिड कैप में मिनिमम रिस्क, दैट इज एवरेज रिस्क, मिनिमम रिस्क और एवरेज रिस्क। यहाँ पर मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन वो स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क कम है। यहाँ पर भी मिनिमम रिस्क है, यहाँ पर भी वेरी मिनिमम रिस्क, मतलब बहुत ही कम रिस्क है। क्यों? वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मछली है, तो उनको मतलब कोई गिराना इतना आसान ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर रिस्क बहुत सारा है, यहाँ पर रिस्क मतलब थोड़ा बहुत है,
लेकिन रिस्क तो है ही मिड कैप में। लार्ज कैप में मतलब बहुत ही कम रिस्क है। अच्छा, तो रिटर्न, यहाँ का रिटर्न वेरी हाई रिटर्न। अच्छा, मिड कैप में इसका मगर अगर हो सकता है तो एजम्पशन में 30% पर एनम, तो इसका होगा 20 से 25% होगा, इसका 15 से 20% होगा। वो एजम्पशन है, फिक्स्ड नहीं है, वो भी बढ़ सकता है। ओके, तो लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से मिड कैप कंपनी से रिटर्न ज़्यादा है, मिड कैप कंपनी से स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न ज़्यादा है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ग्रीडीनेस होकर सारे के सारे पैसा स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर देना मत। ओके, स्मॉल कैप में कुछ करो, मिड कैप में कुछ करो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कुछ करो। अच्छा, ये तीनों अगर मिल जाता है तो वो हो गया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा स्मॉल कैप कंपनी में, कुछ पैसा मिड कैप कंपनी में, कुछ पैसा लार्ज कैप कंपनी में डाला हुआ है। वहाँ पर आपको रिटर्न ये तीनों से, मतलब स्मॉल कैप से तो कम मिलेगा, लेकिन मिड कैप लार्ज कैप जब आप वहाँ पर जो कंपैरिजन करोगे तो मल्टी कैप में ज़्यादा होगा। ओके, और एक होता है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। बैलेंस्ड जो देखते हैं ना, आईसीआईसीआई का टीवी में दिखाते हैं आड़ में, आईसीआईसीआई बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। ओके, आईसीआईसीआई एडवांटेज्ड, क्या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड मेरा याद नहीं है, बैलेंस या एडवांटेजेस प्लान दिखाते हैं। वो एक दो बच्चा है, वो कभी ऊपर आ सकता है तो कभी ये नीचे आ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो डेब्ट प्लस इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए उनका रिटर्न थोड़ा कम होगा, लेकिन रिस्क भी बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर डिबेंचर में कुछ इंटरेस्ट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड डिबेंचर, वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है और कुछ पैसा इक्विटी में हुआ है, इसलिए उनका डेब्ट प्लस इक्विटी जो है और जो बैलेंस्ड फंड है उनको बोलते हैं हाइब्रिड फंड भी बोलते हैं, इसलिए ये हो गया। अच्छा, तो हमने सीखे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है और मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है। पहले हम कवर कर लिए, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है। फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है, डेब्ट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका भी रिटर्न बहुत ही लो है। तो अच्छा, तो एक लोगों को म्यूचुअल फंड कितना रखना चाहिए, एक लोगों को हमेशा एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होना ही चाहिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और जो बॉन्ड में वो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मतलब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही कम रिटर्न आ रहे हैं, तो वो हो गया, वो हाइब्रिड में हो गया। तो अगर एक इंसान है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 4,000 पर महीना, तो वो लार्ज कैप में 1,000 करे, मिड कैप में 1,000 करे, स्मॉल कैप में 1,000 करे और हाइब्रिड में 1,000 करे, तो उनका क्या होगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड करेंगे तो कितने साल के लिए करेंगे, देखो ऐसे तो मतलब 1-2 साल के करने के लिए आपको कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम 10 साल और उनसे आगे करोगे तो आपका जो एक्यूमुलेटेड प्राइस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और अगर आप 15 साल के लिए करोगे तो वो और ज़्यादा होगा, 20 साल के लिए करोगे तो और ज़्यादा होगा। अच्छा, ये तो हो गया म्यूचुअल फंड बारे में। अभी हम बताएंगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्यों। देखिए, आपके पास पैसा है, अगर दिमाग है ही नहीं तो पैसा का काम ही कुछ है ही नहीं। ओके, तो अच्छा पैसा को करोगे क्या। देखिए, जो पैसा है हमारे पास, जो बचत के पैसा है, तो हमें वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप अच्छे से ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो आप स्टॉक मार्केट में अपने आप के हिसाब से मतलब पसंदीदा शेयर में इन्वेस्टमेंट करें।
लेकिन करें, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? अच्छा, मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? हम तो नहीं सर, हम बैंक में रखोगे। बैंक में रखेंगे तो कैसे होगा? अरे पागल, बैंक में रखोगे तो वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5.10% प्रेस्क्राइब्ड बाय द HDFC। 5% रिटर्न होगा, मतलब ईयर में 5% सिर्फ। अगर यहाँ पर आप हाइब्रिड में भी करोगे ना तो एटलीस्ट 10% होगा। अच्छा, मतलब लार्ज कैप में करोगे ना एटलीस्ट 15% होगा पर एनम, मतलब हर साल। अच्छा, मिड कैप में करोगे ना एटलीस्ट 15% होगा। स्मॉल कैप में करोगे ना एटलीस्ट 20% होगा पर साल, मतलब हर ईयर, एवरी ईयर। ओके, इसलिए जो बैंक में रखते हैं ना पैसा, उनसे बड़े क्या बताएं मैंने वो जानते ही कुछ है ही नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। इसलिए अपने पैसे कभी भी बैंक में, जो सेविंग बैंक अकाउंट है और कुछ उनसे कोई मतलब चालाक लोग हैं तो वो क्या करते हैं, FD में कर लेते हैं। उनसे बड़े चालाक लोग हैं, वो मतलब ऐसे कोई लैंड खरीद रहे। अगर देखिए, इंडिया में द वेल्थिएस्ट पर्सन थ्रू स्टॉक मार्केट, द पर्सन इज राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जी ने एक प्रॉपर्टी खरीदे थे दिल्ली में, उनका कीमत था कई करोड़ रुपए। ओके, लेकिन उनका माँ ने बोले थे कि वो घर खरीदना ही है, वो कई करोड़ देकर एक घर खरीदे। फिर जब 12 कुछ साल है, ऐसे मेरा याद ही नहीं है, उसका जब कीमत होगा तो वो बहुत कई 100 करोड़ होगा। ओके, वो घर बेच दिए। अगर उनका जो उतना पैसा इकट्ठा किए थे वो घर खरीदने के लिए, अगर वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो गए तो कई हजार करोड़ रुपए होता था। ओके, इसलिए मतलब देखिए, कई तरह के लोग होते हैं जिनका कुछ पैसा होता है, वो पहले चाहते हैं कि हमने बैंक में FD कर ले, और कोई होता है नहीं बैंक में FD करो, बैंक में पढ़ाई रहो, सेविंग बैंक में। वो सबसे बड़े बुद्धू आदमी होते हैं। कभी भी पैसा बैंक में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो क्या होता है, आपको जब रिटर्न ही चाहते हो, तो अगर सभी चाहते हैं अपना पैसा बढ़ाना, तो पैसा अगर बढ़ाने को चाहते हैं तो बैंक में रखो मत, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो। नहीं तो अपने आपको अगर वेल ट्रेंड हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना मतलब इतना अच्छा, जब आप करोगे ना जानोगे। और इंडिया में सिर्फ 3-4% लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं 3% लोग, और 2% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बहुत सारे लोग अगर स्टॉक मार्केट में जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे इकोनॉमी में भी बूम आएगा। ओके, अच्छा तो क्या करेंगे हम? सर कंफ्यूज कर रहे हैं आप बहुत। अच्छा, कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं भैया। देखो, आप हमेशा से 18 साल हो गया तो म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करो। कैसे सर हम करेंगे कैसे, पैसा तो है ही नहीं। अच्छा देखो, मम्मी ने कुछ पैसा दिया है, पापा ने कुछ पैसे दिए हैं, और हम लोग ऐसे वैसे कुछ मतलब कमा सकते हैं। ओके, जो हमारा कमाने का चीज़ है वहाँ से 50% तो हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है। ओके, म्यूचुअल फंड में, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड में, और फिर जब आपको ट्रेंड हो जाएगा तो शेयर में भी करना चाहिए। ओके, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लू चिप कंपनी है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी ये जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, वो बहुत रिस्की है, इसलिए फंसना मत। और बहुत सारे बच्चे हैं तो वो जो इंट्राडे में ही फंस जाते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंट्राडे में ही फंस जाते हैं। इंट्राडे मतलब इतना है चीज़ के लिए बहुत सारे दिमाग चाहिए। इंट्राडे तो इन्वेस्टमेंट, जो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, वो तो बोलते हैं कभी भी इंट्राडे करिए ही मत, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लॉस होते हैं। इंट्राडे मतलब आज ही शेयर खरीद के आज ही बेचना है, वो बहुत सारे लॉस होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, मतलब वो बैटिंग है। अरे बैटिंग है ही नहीं, आकर एक दिन देखो फिर बताओ। ओके, स्टॉक मार्केट कोई बैटिंग नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत सारे स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है, फिर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आता है। ऐसे ही नहीं आता है, पैसा फेंकने से रिटर्न नहीं आता है, पैसा डूब जाता है। इसलिए एक लोग हैं जो कि मतलब स्टॉक मार्केट में दिग्गज व्यक्ति है, वो बोले थे 90% ऑफ द पीपल
lose their 90% of money within 90 days when they enter into the stock market. 90% लोग ऐसे ही अपना पैसा गंवा देते हैं। क्यों? उनका कुछ मतलब टेक्निकल स्किल है ही नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट स्किल है ही नहीं। आते हैं, अच्छा भैया, अच्छा वो बोला, अच्छा वो सर, अच्छा वो सर तो इंक्रीज होगा ही होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ले तो पैसा डूब गया। पहले अपने को ट्रेंड करना है, ओके, सारे के सारे मतलब बहुत सारे रिसर्च करना होगा, फिर स्टॉक मार्केट में आप आइए। नहीं तो म्यूचुअल फंड में ही करिए, वो बहुत अच्छे से ही टेक्निक है। ओके, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करिए, अपना वेल्थ इंक्रीज करिए। ओके, टीचर्स डे के लिए वो था सबसे बड़ा गिफ्ट है। और आप लोग करिए, एक काम करिए, देखो वहाँ पर फ्री एजुकेशन मिल रहा है। ओके, तो क्या करिए, सबको बोलिए कि वो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उनका मतलब बहुत सारे कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, लॉ के, टैक्सेशन के, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे डाउट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसीलिए आप भी सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों को बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो को लाइक करें, आप लाइक नहीं कर रहे, देख के चले जाते हैं। लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए कि कौन सा टॉपिक में, स्टॉक मार्केट हो या अकाउंटेंसी हो, लॉ हो, टैक्सेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, कौन सा टॉपिक में आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट के जरिए में बताइए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।